हेलो 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 हेलो, कैसी है जनता? तो आज है 75 डे चैलेंज का 5वां दिन। इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यार कई बार तो इस टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो यार किसी ना किसी अलग टॉपिक में इसका यूज देखने को मिल जाता है। जैसे मैग्नेटिज्म में भर भर के इसका यूज किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भर भर के इसका यूज किया गया है, मोशन में इसका भर भर के यूज किया गया है। तो कुछ ऐसे टॉपिक जहां पे आपको, हाँ, आपको कहोगे कि मॉडर्न फिजिक्स में इसका यूज है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको इसका यूज देखने को नहीं मिलेगा, जनरली देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्टिक्स में भी बहुत कम, रेयरली आपको वेक्टर का यूज देखने को मिलेगा, है ना, अगर आप एक बेसिक एनालिसिस की बात करें तो। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भर भर के, मैग्नेटिज्म में भर भर के, इसके अलावा पूरा जो मैकेनिक्स है जिसमें मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, यहां पे भर भर के आपको वेक्टर देखने को मिलता है। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकरा जाने वाला है वेक्टर को। बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। आज का जो लेक्चर है बहुत ही सॉर्टेड बनाने वाला हूं, बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। एक ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं जो फजी है। भावनात्मक अध्ययन अपन करेंगे वेक्टर को लेके, है ना। तो प्रिपेयर हो जाओ। ये भी जो भी 1 या 1.5 घंटे आपका समय लगने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। और वेक्टर मैं वादा करता हूं तो वेक्टर मैं सिखा के मानूंगा, है ना। वैसे तो मैंने हर टॉपिक के लिए आपसे वादा किया है कि यार 75 डेज में सिखा के मानूंगा। मेरे लिए भी चैलेंज है, आपके लिए भी चैलेंज है। आपका चैलेंज मेरे चैलेंज से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आपका जो मन है वो थोड़ा चंचल है। इस चंचल मन को थोड़ा शांत करो। बंदर वाली प्रवृत्ति को थोड़ा सा, मंकी वाली जो प्रवृत्ति है ना, उसको थोड़ा सा रिलैक्स लेके आओ, ठीक है। भालू बनो, भालू, है ना, रिलैक्स्ड पड़े रहना। सो शुरू करें। यस। तो मन में एक बात आती है कि सर पहले तो ये बताओ वेक्टर का यूज क्या है, वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। तो इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में खत्म करना चाहूंगा कि अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, सभी बताओ, सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। सभी ने भैया मैथमेटिक्स पढ़ी है। क्यों? सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी है। एडिशन सीखा है, किसका? नंबर्स का। सब्सट्रैक्शन सीखा है, किसका? नंबर्स का। डिवीजन सीखा है, किसका? नंबर्स का। और मल्टीप्लिकेशन सीखा है, किसका? किसका? अरे भाई किसका? नंबर्स का। यानी नंबर्स को ऐड करना, नंबर को सब्सट्रैक्ट करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये सब कुछ मैथमेटिक्स में आपने सीखा है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में नंबर जैसी कोई बात होती ही नहीं है। यहां पे नंबर जैसी कोई बात नहीं होती। यहां पे क्या होता है? यहां पे क्वांटिटी की बात होती है। किसकी बात होती है? यहां पे क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे मैंने लिखा 2, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 2 का मतलब तो कुछ भी नहीं है ना। 2 के आगे आपने लिख दिया किलोग्राम, इसका मतलब मैं मास की बात कर रहा हूं। हाउ मच द मास इज? 2 किलोग्राम। 2 मीटर, हाउ मच द डिस्टेंस इज? 2 मीटर। दिस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का मतलब, 5 न्यूटन का मतलब मैं 5 यूनिट फोर्स की बात कर रहा हूं, 5 यूनिट फोर्स की बात कर रहा हूं। इसका मतलब आपको पता है फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्वांटिटीज के बारे में बात कर रही होती है, मैथमेटिक्स नंबर्स के बारे में बात कर रही होती है। तो फिजिक्स अगर ऐड करेगी ना, अगर आपको ऐड करना सिखाएगी, तो किसका? एडिशन ऑफ क्वांटिटी, सब्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, सब्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात करेगी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी जो भी बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, डिवीजन, ये जो भी बेसिक मैथमेटिक्स चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बेसिक एनालिसिस आपको देखने को मिल रही है, ये सब कुछ किसके बीच में होगा? क्वांटिटीज के बीच में। तो देयर इज द एडिशन बिटवीन द क्वांटिटीज, सब्सट्रैक्शन बिटवीन द क्वांटिटीज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्वांटिटीज के बीच में होने वाला है। तो मैथमेटिक्स वाला तो आपको आता है। आपको सर मुझे फिजिक्स वाला भी आता है। फिजिक्स वाला आता है? अरे चेक कर लेते हैं।
बताओ एक बात बताओ, 2 न्यूटन प्लस 5 मीटर क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क? हाँ, आता है आपको तो करके दिखाओ यार, है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात अलग है ना यार। यहां पे अलग बात है, थोड़ी सी अलग बात है। यहां पे आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहली बात आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम टाइप की क्वांटिटीज में होता है। किसके बीच में? सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बीच में आपको देखने को मिलता है। ओके, यानी अगर आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप सेम टाइप की क्वांटिटीज में कर सकते हो। क्लियर? तो आपको पता है ये एडिशन या फिर ये सब्सट्रैक्शन मैथमेटिक्स जैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में जो कर रहे थे ठीक है, उठाया 2 5 देखा 7 कर दिया। यहां पे आपको क्या देखने का मतलब? सेम टाइप की क्वांटिटीज। सबसे पहला यानी एक पॉइंट तो हमें यही देखने को मिल गया। दूसरा पॉइंट, अगर सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं, चलो ठीक है, फिर एक काम करो 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, अब तो ऐड कर लोगे ना। यानी एक तो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो अब आंसर बताओ 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 यार। फिर से दिक्कत। अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है कि मुझे ये बताओ कि डायरेक्शन 2 न्यूटन की डायरेक्शन क्या है, 5 न्यूटन की डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करने निकले तो डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, यानी दूसरी इंफॉर्मेशन ये है ना। यानी पहला पॉइंट तो आपको पता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने गए सेम टाइप की क्वांटिटीज के बीच में होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात आपको क्या पता चल गई कि यार अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करने गए और सेम टाइप की क्वांटिटीज भी हैं तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। हां, कुछ जगहों पे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बोला 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम कितना होगा, तो द आंसर इज 7 किलोग्राम। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम? क्योंकि आपको पता है यहां पे हम ये किलोग्राम मतलब मास, दूसरा किलोग्राम मतलब मास, और मास किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर आपको स्केलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है? किसको? वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है यार, आ रही कि नहीं? तो वेक्टर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम है ना? क्लियर? तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे, कुछ नियम सीखने के पड़ेंगे। वो नियम का मतलब ही वेक्टर एनालिसिस। इस मैथमेटिक्स का नाम तभी वेक्टर एनालिसिस पड़ा। ठीक है, तो एक तो यहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल गई। दूसरी प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपको अगर सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो किसी भी टाइप की क्वांटिटी से किसी भी कर दो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको पता वहां भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां पे है? चलो, अगर आप एक स्केलर का मल्टीप्लाई किसके साथ? स्केलर का मल्टीप्लाई स्केलर के साथ करते हो तो आपको स्केलर मिल जाता है। यानी 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, द आंसर इज 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। स्केलर स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर आप वेक्टर के साथ अगर आप वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर के साथ करते हो तो आपको वेक्टर मिल जाता है। कैसे भैया? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप एक वेक्टर का मल्टीप्लाई, क्या बेटा? एक वेक्टर का मल्टीप्लाई आप वेक्टर के साथ करते हो, तो आपको वेक्टर भी मिल सकता है और स्केलर भी मिल सकता है भैया। तो प्रॉब्लम फिर से खड़ी यार, इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत है यार। क्या है यार? मतलब पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आ रहा है। 11वीं में पहुंच गए, 12वीं में पहुंच चुके हैं, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आ रहा। दिख रहा है ना आपको, है ना? तो प्रॉब्लम कहां देखने को मिली? प्रॉब्लम आपको यहां देखने को मिली कि जब वेक्टर का वेक्टर के मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है यार। समझे? ये भाई ये प्रॉब्लम दिख रही है आपको। क्यों? ये प्रॉब्लम दिख रही है, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पे प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान करेंगे। आज का पूरा लेक्चर इसी समाधान को लेके है।
तो शुरू करें। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, समझ आ गया कि कहां पे प्रॉब्लम थी, कहां पे समस्या थी, उस समस्या का समाधान करना शुरू करते हैं समस्या का समाधान करने। ठीक है, क्लियर। और समाधान से पहले तो आप ये समझ लो, क्या समझ लो बेटा, कि वेक्टर क्वांटिटीज और एक स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज क्या है, वो क्वांटिटीज यानी दोज आर द क्वांटिटीज, दोज आर द क्वांटिटीज which have direction and magnitude both, direction and magnitude both। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 न्यूटन, तो आपको पता है 2 न्यूटन, 2 क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी हाउ मच द फोर्स इज 2 न्यूटन। लेकिन आपको पता है डिफाइन करना पड़ेगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब आपको डायरेक्शन डिफाइन करने का जरूरत पड़ा कि नहीं, क्लियर। तो जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, उसे आप वेक्टर कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्या होती हैं, जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप, यानी दोज आर द क्वांटिटीज, दोज आर द quantities which has magnitude only, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत। जैसे मैंने बोला 2 किलोग्राम, तो मैं मास की बात कर रहा हूं, मास का मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की डायरेक्शन की भी जरूरत है, उन्हें आप वेक्टर क्वांटिटीज कह रहे हैं। और तो आप देख पा रहे हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है, वेक्टर्स के साथ आ रही है। तो इसलिए वजह से इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा, वेक्टर एनालिसिस। क्लियर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बट स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने वेलोसिटी लिखा, दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, है ना। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 5 न्यूटन मीटर अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, लेकिन स्पीड को आप लिख सकते हैं सिंपली 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है इसको रिप्रेजेंट करने की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, आप यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व। Now, the next thing is, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो एरो, ये जो एरो है, ठीक है, मतलब जो एरो है ना, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपको पहचानना है तो आपको सबसे पहले एक सिंबल बनाना पड़ेगा, एरो। जैसे मैंने लिखा ए, ऐसे वेक्टर ऊपर एरो लगा दिया, तो आप तुरंत समझ जाओगे मैं एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एरो जो है वो सिग्नेचर है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, वेक्टर का। उसके बाद एरो का जो लेंथ है, जैसे मैं 2 एरो बनाऊं, एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, और मैं दोनों में अब कंपैरिजन करूं, तो एरो का जो लेंथ है ना, वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वैसे कहोगे सर लेंथ है, मैग्नीट्यूड, लेंथ तो लेंथ को शो करना चाहिए, मैग्नीट्यूड को। मैंने बोला ना कि दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली, प्लीज रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता है लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, यानी मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन बताता है बेसिकली। तो यहां पे लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। मॉड लगा दूं मतलब मैं मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है,
तो एरो का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा एरो की साइज, एरो की लेंथ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? डन। अब आपको पता है क्या कि अगर मुझे और भी रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आपको मैं बता दूं कि आप फिजिक्स जब स्टडी करने निकलते हैं तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कार्टेशियन सेक्शन प्लेन है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मतलब आप सब कुछ, सभी क्वांटिटीज के बारे में, क्वांटिटीज के एडिशन को, क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, सब कुछ आप स्टडी कहां पे करते हैं? किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। और आपके लिए फंडामेंटल कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ये फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जिसमें पेपर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको पता है सब कुछ आप कहां पे लिखते हो? पेपर पे लिखते हो। तो पेपर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पेपर की जो विड्थ है, उसको हम एक्स एक्सिस, जो उसकी लेंथ है एक्सिस, और एक्चुअली थिकनेस है नहीं, एयर में से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आपको पता है ये एक्चुअली जेड जो है, जेड एक्सिस, वो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? डन। तो मैं हमेशा वेक्टर को कहां पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, वेक्टर को कहां पे शो करके दिखाऊंगा? ये पूरा जहां पे शो चलने वाला है, वेक्टर का शो चलने वाला है, वो ये जगह है ना, ये जगह है। क्लियर है ना? आप अपना रूम समझ सकते हो, रूम एक जगह मान सकते हो। क्लियर? तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सबसे पहले आप ऐसा कुछ ध्यान में रखें। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, एक्स डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट कर लेते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं 5i कैप न्यूटन, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। y डायरेक्शन को आप j कैप से डिनोट कर लेते हैं और z डायरेक्शन को आप k कैप से डिनोट कर लेते हैं। नेगेटिव x एक्सिस को मैं माइनस ऑफ i कैप, नेगेटिव ऑफ y डायरेक्शन को माइनस ऑफ j कैप, और नेगेटिव ऑफ z डायरेक्शन को आप माइनस ऑफ k कैप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब ये डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। मैं कैप की कुछ वोकैब और इसमें ऐड ऑन करूंगा आगे चल के। क्लियर? तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, ठीक है? वैसे इस क्वेश्चन को यहां पे होना नहीं चाहिए, लेकिन है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ a इंटू 0 विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ a, यानी किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई आप 0 से करते हो, किसी भी क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई 0 करते हो, है ना? क्लियर? डन। 0। तो आपको पता है अगर ये स्केलर है तो स्केलर का मतलब आप एक मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हो। तो अगर a स्केलर है, क्या है? स्केलर है, तो आपको पता है ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? और अगर a वेक्टर है, आपको पता है वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर आपने 0 से किया तो आपको पता है कि आप जब a वेक्टर का मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 0 वेक्टर बन के तैयार हो जाती है। 0 वेक्टर आप इसे कहने लग जाता है, 0 वेक्टर, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि हम रिजल्टेंट ऑफ a पूछ रहे हैं। अब 0 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ 0 वेक्टर, रिजल्टेंट, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा? 0। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अदरवाइज इसका आंसर क्या है? 0 वेक्टर, लेकिन 0 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है? 0। क्लियर? डन। तो इतनी सी बात है। खैर मैं इसकी चर्चा बाद में करता, लेकिन अब ये बीच में क्वेश्चन आया था तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एक क्वांटिटी का मल्टीप्लाई जब 0 से करते हो, वो आपको ये सबसे पहले तय करना पड़ेगा वो क्वांटिटी कौन सी है। स्केलर है तो बिना सोचे समझे इसका आंसर 0 दे दो। अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर का मल्टीप्लाई जब आप 0 से करते हैं तो वो 0 वेक्टर बन के तैयार हो जाती है, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड पूछा गया, रिजल्टेंट पूछा, दैट्स व्हाई इसका आंसर 0 आप दे देंगे। क्लियर है ना? डन। ठीक है, उसके बाद आप एंट्री करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कई बार हम वेक्टर को पोजीशन वेक्टर नाम दे देते हैं, पोजीशन वेक्टर। कई बार हम वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम ले लें। प्लीज आप इन वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो क्वांटिटी वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नो। थर्ड, कभी कभी हम किसी को हम यूनिट वेक्टर नाम दे देते हैं, कभी कभी हम उसे पैरेलल वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर
या फिर आप उसे एंटी पैरेलल वेक्टर कहने लग जाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहने लग जाते हैं। क्लियर? कभी आप उसको पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर कहने लग जाते हैं, कभी कभी आप उसको पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, कभी कभी उसको आप क्या कहने लग जाते हैं, जीरो वेक्टर, है ना। कभी कभी हम उसको कोप्लेनर वेक्टर कहने लग जाते हैं, कोप्लेनर बोलने लग जाते हैं, कभी कभी हम उसको एक्सियल वेक्टर नाम देने लग जाते हैं, एक्सियल वेक्टर नाम देने लग जाते हैं। तो आपको पता है बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है यार, कि वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत है, वो सभी क्या है। अब उसका नाम आप कुछ भी रख लो। क्या किसी फोर्स को आप पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं? यस, है ना। आप पोजीशन वेक्टर के बारे में केवल इतनी सी बात ध्यान रखो कि अगर मैं जिसका टेल, वेक्टर का टेल या फिर उस एरो का टेल ओरिजिन हो, टेल क्या हो, ओरिजिन हो, तो उसे हम पोजीशन वेक्टर नाम देंगे। ठीक है। आपको पता है रैंडम वेक्टर मतलब जिसका टेल जो है नॉट ऑन ओरिजिन, जिसका टेल ओरिजिन में नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात तय करना है। ठीक है, क्लियर। तो आप समझने की कोशिश करो कि यार मैं नाम भले अलग अलग दे दूं, नाम लेने का मतलब है कि एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चलना। क्लियर। अब जैसे देखो, एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ना कि सभी वेक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट कहां पे करूंगा, कार्टेशियन सेक्शन प्लेन पे। क्लियर है ना, कार्टेशियन सेक्शन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस प्लेन को आप एक्स प्लेन कहते हैं, और अगर आप जेड एक्सिस भी काउंट में कर लें तो आप जेड एक्सिस की बात करने लग जाते हैं। एक मैंगो है यहां पे रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? मैंगो, जिसकी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस, एंड द पोजीशन ऑफ मैंगो इज एक्स कॉम वाई। यानी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मैंगो की पोजीशन क्या है? एक्स कॉम वाई। यानी आप सिंपल कोऑर्डिनेट बता देते हो पोजीशन बताने के लिए। यानी मैथमेटिक्स में डायरेक्शन की कोई बात होती नहीं है, नंबर्स की बात होती है। तो आप पूछोगे कि मैंगो कहां है, तो आप सिंपल ये कह दोगे कि मैंगो एक्स कॉम वाई पे है। लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं मानती। फिजिक्स ओरिजिन से उस बात को देखेगी और उसकी तरफ एक एरो ड्रॉ करेगी, एरो। और ये 0,0 है, ये एक्स कॉम वाई। और इसको फिजिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेगी? दैट इज एक्स माइनस 0 ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस 0 ऑफ जे कैप। यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दिस इज द पोजीशन ऑफ मैंगो, पोजीशन ऑफ मैंगो। मैंगो की पोजीशन को मैंने पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर दिया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर लिया। मान लेते हैं एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो उस फोर्स को भी क्या कहेंगे? पोजीशनल फोर्स कहेंगे। यानी उस फोर्स का नाम भी क्या हो जाएगा? मतलब फोर्स का वो फोर्स जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आपने उसे रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर? आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन एंड वाई कैप का मतलब जेड डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन। क्लियर? डन। वहीं पे अगर पूछा जाए, यहां पे एप्पल रखा हुआ है, एंड एप्पल का पोजीशन जो है ये x1 और y1 मान लो, इसको x2, y2 मान लो, इसको x1 ये क्या। मैंने पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एप्पल, तो आपने उधर की तरफ ड्रॉ कर लिया। तो पोजीशन ऑफ एप्पल इज डिफाइंड एज OA वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैंगो? दैट इज OM वेक्टर, एंड OM वेक्टर इज रिटन एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्लियर? दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं अपने इन्हें? आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्लियर? पोजीशन वेक्टर ये अपने साथ मैग्नीट्यूड को भी एसोसिएट, कहां को भी और किधर, दोनों शब्दों को अपने साथ एसोसिएट करके चल रहा है। मैंने पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैंगो, तो मैथमेटिक्स की भाषा में x1, y1, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्लियर? तो आपको पता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप अपने साथ क्या एसोसिएट है? इसके साथ एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आपको पता है इससे अगर आपको मैग्नीट्यूड फेज करना है तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है। आप किसी भी वेक्टर से कोई भी वेक्टर लिखी हुई है और उससे उसका मैग्नीट्यूड फेच करना चाहते हो तो आप उससे ऐसे फेच कर सकते हो, ठीक है। और वो हमें क्या क्या बता देता है, कहां रखा है, यानी मैंगो कहां रखा हुआ था, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर मीटर यहां रखा हुआ है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो आप किसी वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड फेच करने का ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, अंडर रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है ना, ऐसे आप उसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर ले। तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उसका टेल जो है वो कहां पे ओरिजिन है, ठीक है। अगर मैं वहीं पे क्वेश्चन पूछता हूं पोजीशन ऑफ एप्पल विद रिस्पेक्ट टू मैंगो, तो अब मुझे बताओ, आप एक एरो इधर डालोगे, दैट इज एम ए वेक्टर, position of apple with respect to mango, that is written as x2i minus x1 of I cap plus y2 minus y1 of j cap। इस वेक्टर को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम देते हैं। यानी अगर कोई फोर्स एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, अगर वो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है ना, उसका टेल जो है ओरिजिन है, तो उस फोर्स का नाम पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। लेकिन अगर वो फोर्स प्लेन पे एग्जिस्ट कर तो उसका नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाएगा। प्लीज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप उस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट से कंपैरिजन कीजिए, आप पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। क्लियर, डन। यूनिट वेक्टर, अगर मैं वहीं पे यूनिट वेक्टर की बात करता हूं, यूनिट वेक्टर, द वेक्टर which has a unit magnitude, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उन्हें आप क्या कहते हैं। फंडामेंटली मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, आई जे के, यानी आप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप का यूज करते हो। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ आई कितना है, तो मॉड ऑफ आई जो है वो 1 है, मॉड ऑफ जे कितना है वो 1 है, मॉड ऑफ के कितना है वो 1 है। लेकिन आई कैप अपने साथ कौन सी डायरेक्शन को एसोसिएट करके चल रही है, एक्स एक्सिस, जे डायरेक्शन, वाई एक्सिस और के जेड एक्सिस। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम। फंडामेंटली आपके पास 3 यूनिट वेक्टर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्री डिफाइंड वेक्टर। क्लियर, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है। जैसे मुझे किसी भी यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर बनाना, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आप उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्लियर, जैसे मेरे पास एक कोई वेक्टर है ना, कौन सा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मैंगो, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। आपने इससे मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व किया, मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ऑफ z1 स्क्वायर। ये पता है आपको। मुझे इसे यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर का मतलब है आप OM वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो OM वेक्टर क्या है, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y1 स्क्वायर प्लस ऑफ z1 स्क्वायर। आप किसी भी वेक्टर को क्या बना सकते हो, यूनिट वेक्टर बना सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर बनाने का फायदा क्या मिलता है, फायदा क्या मिलता है, फायदा यह मिलता है कि आप किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन वाला पार्ट फेच कर सकते हो। उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। जैसे एग्जांपल दूं, मैंने अगर आपसे बोलूं कि 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स मैंगो, क्या बोलूं मैं, क्वेश्चन बोलूं 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स मैंगो, और मुझे इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना, मतलब इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, इस लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन लेना है। तो सबसे पहले मैंगो की डायरेक्शन वाला पार्ट फेच कर लो। डायरेक्शन वाला पार्ट क्या है, OM यूनिट वेक्टर कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y1 स्क्वायर प्लस ऑफ z1 स्क्वायर।
ये फेच कर लिया, और सिंपली अगर मैं 5 ओम यूनिट वेक्टर न्यूटन लिख देता हूं तो आपको पता है दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? जैसे मैंने बोला कि 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन कैन बी रिटन लाइक 5 I कैप न्यूटन। अगर मैं बोलूं 10 मीटर आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 I कैप मीटर। लेकिन मैंने पूछा कि आप 5 मीटर मैंगो की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैंगो की तरफ वाला डायरेक्शन फेच करना है। डायरेक्शन फेच कैसे किया जाता है? डायरेक्शन फेच कैसे किया जाता है बताओ ना बच्चों। आप डायरेक्शन फेच करने के लिए आप उसको यूनिट वेक्टर बना लो। तो 3 फंडामेंटल डायरेक्शन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अब जरूरी थोड़ा ना कि यार आप हमेशा वेक्टर में डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी केवल एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन ही होंगी। रैंडम डायरेक्शन हो सकती है। उस रैंडम डायरेक्शन को फेच करने के लिए आपको यूनिट वेक्टर बनाना आना चाहिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम उससे डायरेक्शन, किसी वेक्टर से उसका डायरेक्शनल वाला पार्ट फेच कर पाए, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी फेच कर पाए और डायरेक्शन वाला पार्ट भी फेच कर पाए। ठीक है? कभी कभी हम वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर का मतलब है जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है बट डायरेक्शन सेम। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। इसके अलावा जीरो वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना? अगर मैं कोएक्सियल वेक्टर की बात करूं तो कोएक्सियल वेक्टर वो होते हैं जिनका प्लेन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्शन होता है। मतलब जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्शन लाई करते हैं वो होते हैं कोएक्सियल वेक्टर। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, उन कहानियों से कोई मतलब नहीं है यार। हमें हमारा जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? मोटिव। क्या मोटिव है? क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके अलावा भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया। ठीक है? क्लियर? ओके, मेरे पास क्वेश्चन भी है। लिखा है इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एक यूनिट वेक्टर ये है, तो सी की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे बताओ कि सी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो और इसको 1 के बराबर रख दो। पॉइंट 5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो 0.5 मींस 0.25 प्लस 0.64 प्लस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 5 4 9 6 2 8.89, दैट इज 0.11 सी स्क्वायर। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.11। सी का वैल्यू आपके पास आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। अब यार ना, मैंने बोला ना कि हर पार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अभी यूनिट वेक्टर को देख लिया। अब हमने मैंने जिस चैप्टर की जैसे मैंने बिल्ड किया था इस चैप्टर को, कैसे शुरुआत हुई थी कि भाई मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखना है। तो हम जैसे वेक्टर्स को ऐड करना है, क्या करना है बेटा? वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है। ठीक है? उसके लिए अब आपको पता है डायरेक्ट तो आप ऐड कर नहीं सकते, तो उसके लिए एक लॉ लिखा गया, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ है ना? मतलब अपने जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उन्हीं वेक्टर्स की हेल्प से आप पैरेललोग्राम बनाओ पहले तो। जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरी वेक्टर है बी, जिन दोनों को आपने ऐड करना है ना? अब जरूरी नहीं कि ये वेक्टर इधर हो, ये वेक्टर इधर हो, ये इधर भी हो सकता है, एरो वो डिपेंड करता है ना। ठीक है? ए और बी, आप इन दोनों वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए अपने ए के पैरेलल इक्वल वेक्टर ड्रॉ करनी पड़ेगी। इक्वल का मतलब जिसका लेंथ जो है सेम हो, और बी के पैरेलल आपने यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करनी पड़ेगी। बन गया पैरेललोग्राम। आप ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगी, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगी। ठीक है? तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जो इसका मेजर डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, वो इन दोनों के एडिशन को शो करेगा। मतलब आर जो है वो ए प्लस बी को शो करेगा। ठीक है? ए प्लस बी को शो करेगा। अब मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है? लेकिन मुझे आर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का मतलब इसकी लेंथ सॉल्व करना। अब लेंथ सॉल्व करने का मतलब आपको पता है, सबसे पहले अब ये अगर मैं ए बी सी डी और ई नॉमिनेशन कर दूं, आप देखो ए सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने।
मुझे BC ज्ञात नहीं है, DC ज्ञात नहीं है। ये एंगल अगर थीटा था इनिशियली, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर? मुझे आर की लेंथ फाइंड आउट करनी, लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप पैरेलल क्या लगा दो? आर स्क्वायर, यानी PGT, पाइथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस ऑफ CD का स्क्वायर, यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। AC जो वो AB प्लस BC के बराबर है, AB प्लस ऑफ BC का स्क्वायर प्लस ऑफ CD का स्क्वायर। अब मेरे पास अननोन साइड्स कौन कौन सी हैं? ये साइड्स अननोन है, ये भी साइड अननोन है। अब अननोन साइड है, मुझे एंगल पता है, उसका हाइपोटेनस पता है, तो मैंने सिंपली क्या करना है? मुझे सिंपली परपेंडिकुलर और बेस सॉल्व करना है। तो मैंने साइन थीटा लगाया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी CD अपॉन B। तो आप मुझे बताओ CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? B साइन थीटा। वहीं पे अगर मैं cos थीटा यूज करूं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन B। यहां से BC की जो वैल्यू आएगी वो B cos थीटा आ जाएगी। मतलब मैंने वो भी सॉल्व कर लिया। भाई मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का मतलब है कि आप उस वेक्टर की लेंथ को सॉल्व कर लो, क्योंकि शुरुआती समय में बोल दिया मैंने कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है उस वही उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो आर जो है वो नो डाउट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के मुझे ये, अब मेरे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। AD का स्क्वायर, AD मेरे पास कितना है? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है आपके पास? AB आपके पास है A। BC आपके पास कितना है? BC आप ध्यान से देखो, B cos थीटा प्लस ऑफ CD आपके पास कितना है? CD आपके पास है B sin थीटा का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करो, A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस ऑफ B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर आप इस पोर्शन और इस पोर्शन से B स्क्वायर कॉमन ले लो तो A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर? यहां से आपके पास R की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? R की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, है ना। जब आपको मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, आपको वेक्टर यानी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आप सिंपल आप ऐसे कर दो। क्लियर? आप सिंपली ऐसे कर दो, आपको आर वेक्टर का पता चल जाएगा। तो इसका जो मेजर डायगोनल है वो क्या शो कर रहा है? मेजर डायगोनल इसका रिजल्टेंट शो कर रहा है। क्लियर? अब मुझे मेजर डायगोनल का रिजल्टेंट शो, मेजर जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी पता करना। ये वाला एंगल अल्फा है, तो आपने इसके लिए tan अल्फा लगाया। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? CD अपॉन बेस कितना है? AB प्लस BC, AB प्लस ऑफ BC। CD आपके पास कितना है? CD आप ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं, B साइन थीटा, है ना। नेक्स्ट AB आपके पास कितना है? AB आपके पास है A प्लस ऑफ B cos थीटा। यहां से आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्शन भी। तो पैरेललोग्राम लॉ एक वे है वेक्टर को ऐड करने का। क्लियर? वेक्टर को ऐड करने का ये एक लॉ है। आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला केस, यहां पे तो मैंने बोला ना कि द मेजर डायगोनल शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी शो करेगा, लेकिन मुझे आर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सॉल्व करने पड़ेगा उसका लेंथ, और लेंथ सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा किया है। क्लियर है? डन। ये पैरेललोग्राम लॉ है। डन। तो कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिखा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। क्या? आपके पास एक वेक्टर है A है, क्या है? एक वेक्टर है A और दूसरी वेक्टर है B। क्या लिखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो पता है ना आपको, है ना? और द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स यानी a माइनस ऑफ b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये आपके पास ये होता है ना? बताओ, इन अंडर रूट लगा दो, यहां पे अंडर रूट भी लगा दो। सम ऐसे सॉल्व किया जाता है और ये दोनों बराबर है। सबसे बड़ी बात, दोनों बराबर है। बराबर है मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये 100 खत्म, तो इधर आएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, बताओ जल्दी से। दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल पता चल गया, ए और बी के बीच का एंगल पता चल गया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का सेम तभी आता है अगर आप एक वेक्टर आपके पास ये है, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करके बता दूं। ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। आपके पास ए वेक्टर ये है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो आपको पता है इसको ऐड करने में मिलेगा आपको a माइनस बी, इसको ऐड करने पे a प्लस ऑफ b मिलने वाला वेक्टर। लेकिन आपको पता है रिजल्टेंट जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ही मिलेगा। क्लियर है? डन? ठीक है। वैसे आप इसको क्या कर रहे हैं, a प्लस बी, इसको क्या कर रहे हैं a माइनस बी, लेकिन आपको पता है आंसर जो आपके पास आ रहा है मैग्नीट्यूड में वो दोनों में सेम आ रहा है। क्लियर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? द वेक्टर a एंड b आर सच दैट द addition of these vector is equal to subtraction of these vector। अभी जस्ट सॉल्व किया है, कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? अभी जस्ट सॉल्व किया है, उसी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। तो यहां पे आपके पास 90 डिग्री आंसर होगा और इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आंसर 90 डिग्री होगा। इसके अलावा ये देखो क्या लिखा है, ये आपके पास है दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ये। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को यहां पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे दिया है तो एक काम कर देते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा के बराबर होता है, और a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बस प्लेस कर दो, यानी mod of a mod of b sin theta is equal to √3 into mod of a mod of b cos theta। ये कैंसिल, sin theta यानी tan theta is equal to √3 यानी theta is equal to tan inverse √3। कब होता है? जब 60 डिग्री होता है। पता नहीं आपको 60 डिग्री? क्लियर? 60 डिग्री याद। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, मुझे a प्लस बी के यानी a और b का एंगल पता चल गया। अब मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होता है? मॉड ऑफ a प्लस बी होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। एंगल पता है ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 मीन्स 1/2 कैंसिल, यानी a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ a b की पावर 1/2 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज दिस। क्लियर है ना? वैसे आपको ये वाले फॉर्मूले जो हैं, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले में आपको क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाने वाला हूं। डन। और क्वेश्चन देखो, लिखा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। इन दैट केसेस द फोर्स are not equal to each other in the magnitude, cannot be predicted, are equal to each other, are equal to each other in magnitude। क्या लिखा है? the vector sum of two vectors, यानी आपके पास एक वेक्टर f1, एक वेक्टर आपके पास f1, दूसरा वेक्टर आपके पास है f2। the vector sum of two forces is perpendicular to the vector differences, है ना? क्लियर? आपको पता है f1 प्लस f2, f1 प्लस ऑफ f2, है ना? दूसरा
जो F1 माइनस ऑफ F2 है, F1 माइनस ऑफ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? यानी जो इसका रिजल्टेंट है और जो इसका रिजल्टेंट है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहले तो हम समझ ही लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे। आपके पास मान लेते हैं F1 वेक्टर ये है और आपके पास F2 वेक्टर ये है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम बनाते हैं और ये वाला जो है ये F1 प्लस ऑफ F2 शो करता है। क्लियर? इसके बाद आपने F2 को नेगेटिव बना लिया सब्सट्रैक्शन के लिए। F2 को आपने कहां बना लिया? यहां बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे जब बन जाएगा तो आपके पास ये ऐसे और ये ऐसे शो होगा। क्लियर? और यहां पे जो माइनर डायगोनल है वो क्या है? और ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। यानी F1 प्लस ऑफ F2 और ये क्या है? F1 माइनस ऑफ F2। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? 90 डिग्री का एंगल है। तो आप फोर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। आपको पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये परपेंडिकुलर जाके तभी बनेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर और इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो। इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F1 शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 बराबर हो, तब आप उसके बारे में आंसर दे सकते हो, ठीक है। आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन द मैग्नीट्यूड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? वो मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए, तभी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? क्यों बनेगा उसका रीजन बता देता हूं। आप मुझे बताओ कि ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है, ये थीटा। आपको पता है ये वाला जो एंगल दैट इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। क्लियर? 180 माइनस थीटा। अब आपके पास ये जो 180 माइनस थीटा और प्लस ऑफ थीटा है, 180 माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ थीटा जो है 180 माइनस थीटा प्लस ऑफ थीटा, ये आपके पास 180 डिग्री की एंगल बना रहा है। और आपको पता है कि हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट है, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर। इस वजह से ये आधा आधा सेक्शन ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट के, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा इक्वली, ठीक है। डन? तो उस केस में आपके पास ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, तब आप इसके आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। डन? ओके। इसके बाद ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ में भी ज्यादा समय नहीं देंगे। ट्रायंगल लॉ एक्चुअली अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखो, बुक के अकॉर्डिंग इसे देखने की कोशिश करो, तो आपको पता है ये आपको सेम पैरेललोग्राम ही लगेगा, पैरेललोग्राम ही लगेगा। बस इतना सा फर्क है कि आपने क्या किया था, आपके पास एक वेक्टर ये थी ए और ये वेक्टर आपके पास मान लेते बी है, मुझे इसे ऐड करना है। तो इसका जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड है वो इसके रिजल्टेंट को शो करता है, आर को शो करता है। तो आपने इसकी हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और यहां पे आपको आर जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। यानी अगर ये वाला एंगल कितना है? थीटा, यानी दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। तो आपको पता है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, उसमें पैरेललोग्राम लॉ बना के सॉल्व करते हैं, इसमें ट्रायंगल लॉ बना के सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा वेक्टर मेथड भी यूज करो कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज वेक्टर, सम ऑफ clockwise vector is equal to sum of anti-clockwise vector, anti-clockwise vector। अब क्लॉकवाइज कैसे डिफाइन करोगे? आप ऐसे मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ये वाले पोर्शन में चलो ये क्लॉकवाइज, तो आर वेक्टर तो क्लॉकवाइज है, इसके अलावा ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो ए प्लस बी को डिफाइन करेंगे। क्लियर? इसमें वहीं पे अगर मुझे इन दो वेक्टर को ऐड करना होता, मेरे पास एक वेक्टर ये होती और दूसरी वेक्टर मेरे पास ये होती,
मुझे ऐड करना होता, तो मैं थर्ड साइड बनाता, मैंने थर्ड साइड ये बना ली। ये आपके पास वेक्टर ए थी, ये वेक्टर बी थी और ये वेक्टर आर थी। तो मैंने बोला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए प्लस ऑफ आर इज इक्वल टू बी, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाता, बी माइनस ऑफ ए। मैं ऐसे सॉल्व कर लेता, ठीक है, मैं ये सॉल्व कर लेता। तो ट्रायंगल लॉ आपने देखा, डन। तो ट्रायंगल लॉ की आपने फॉर्मूला तो वही है, केस तो वही है, अल्फा वही आएगा आपके पास यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो, जिसके रिस्पेक्ट में, अगर एक रिस्पेक्ट में तो दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। इस टाइप से आप अल्फा कैलकुलेट यानी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन ट्रायंगल लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस आप सीखें, आप वेक्टर पे जाकर उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो लॉ डिफरेंट नहीं है, बट फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ये हैं जो एड ऑन आपने लेके चलनी है, ठीक है। अब देखो लिखा 6 वेक्टर A to F have the magnitudes and the direction indicated in the figure. Which of the following statement are true? BCF, B सबसे पहले ऑप्शन 1, B, C and F, BC and F, क्लियर। अब BC and F को देखा जाए तो बोल रहे हैं कि B प्लस C जो है, अच्छा B प्लस C जो है वो F के बराबर होगा। आप देख पा रहे हैं, तो ये B इधर है और C इधर है, B इधर है, C इधर है, ऐसा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों को पोजीशन देखो तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर आप देखें F यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द F, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो तो B प्लस C जो है ना, B प्लस C एक्चुअली माइनस ऑफ F के बराबर होना चाहिए था। किसके बराबर होना चाहिए था, माइनस ऑफ F के बराबर होना चाहिए। तो ये बात बन भी जाती है, यानी B प्लस ऑफ C इज इक्वल टू माइनस ऑफ F लिखा होता है, ये बात बन जाती। फिर D प्लस C इज इक्वल टू F, D प्लस C, अब D कहां है, D प्लस C बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मेरे पास एक ये D वेक्टर है, ये D वेक्टर है, ये आपके पास C वेक्टर है, और वो F के बराबर रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखो यहां पे वो F इधर की तरफ शो कर रहा है। तो देख लेते हैं, आपको पता है D को मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो D यहां पे है, तो आपको पता है D प्लस C एक्चुअली यहां पे आएगा। तो D प्लस C इज नॉट इज इक्वल टू F, यहां पे ये मिल रहा है। फिर D प्लस E, D प्लस E, ये D है, ये E है, ये D है, सॉरी ये E है और ये D है। तो आपको पता है कि F कहां पे, F यहां पर है। तो हाँ, इस केस में आप देख पा रहे हो कि D प्लस E जो है वो F के बराबर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो C इज अ राइट आंसर, C इज अ राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे। तो आपके इसके अरेंजमेंट को समझो और रिजल्टेंट कहां पे सेट होने वाला, कहां पे अरेंज होने वाला, उस बात को भी समझते हो, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी आपको मैंने एडिशन सिखाया, यानी वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो सिखाया। प्रीवियस ईयर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए उनको भी हमने यहां पे कंक्लूजन में लिया, डन। इसके अलावा एक ये वाला पार्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब केवल इतना सा है, आप ऐसा समझो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है आप जब किसी प्लेन पे स्टडी करते हो, है ना, जैसे ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन, ठीक है, और एक वेक्टर प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। किस पे एग्जिस्ट कर रही है, प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। तो आप उसको वेक्टर में ब्रेक कर सकते हो। अगर उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रखा है तो उसका एक रेजोल्यूशन ए कॉस थीटा और एक रेजोल्यूशन ए साइन थीटा किया जा सकता है ना। यानी अगर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा का क्या निकाला जाए, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाए, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 1 होता है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू ए, यानी आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। तो रेजोल्यूशन जो है वो वेक्टर को अफेक्ट नहीं करता है,
वेक्टर को अफेक्ट नहीं करता है, बट उसकी स्टडी को हमारी अंडरस्टैंडिंग में लेके आ जाता है। अब वो प्लेन ये है, कई बार प्लेन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे मान लेते ये प्लेन है आपके पास, इंक्लाइन प्लेन, यानी सारी स्टडी आप, जैसे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, तो अगर इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग, इस प्लेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो x और y एक्सिस आपके पास ये है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अगर mg की बात करो तो mg यहां पे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट यहां पे mg cos थीटा और एक कंपोनेंट यहां पे mg sin थीटा किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी आप ब्रेक करके उसको कहां पे ले आए, एक्सिस पे, ठीक है। दिस इज द टू डायमेंशनल कंपोनेंट, 2D कंपोनेंट, 2D रेजोल्यूशन। एक्सिस पे ब्रेक करना मतलब जो एक्सिस, जो वेक्टर, कोई वेक्टर है, वेक्टर ऑन अ प्लेन, प्लेन आपको सो एक्सिस पे रेजोल्यूट करना, एक्सिस रिजॉल्व, आप उसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। और आपको पता है इनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक्स कंपोनेंट, एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्लियर? दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसे आप बोलते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। आप उसको रेजोल्यूट कर सकते हैं। दिस रेजोल्यूशन, बेसिक इंटरप्रिटेशन। मैंने बोला कि अभी मैं कोई भी ऐसा आइडिया आपको दे ही नहीं रहा हूं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा फजी आपको बनाए, मतलब बहुत ज्यादा परेशान आपको करे। आपने केवल और केवल सॉर्टेड सी बातें रखनी है, उन्हीं बातों के अनुसार पूरा टॉपिक आप इंटरप्रेट करें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एंट्री होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मैंने देखा, मैंने बोला कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कहा था कि अगर आप एक वेक्टर का मल्टीप्लाई, क्या बोलता है, वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ करते हैं तो आपको आंसर में स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। तो आपको लिए ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार कब मुझे स्केलर मिलेगा, कब मुझे वेक्टर मिलेगा। मैं इसके लिए बहुत आसान सी भाषा आपको बता देता हूं, ठीक है, आसान सी बात है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। जब आपको स्केलर मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, जब उसके इस मल्टीप्लिकेशन नाम रख देंगे डॉट प्रोडक्ट, और जब आपको वेक्टर मिलेगा इस मल्टीप्लिकेशन का नाम देख देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आप समझते हैं कि यार ये मल्टीप्लिकेशन हम कब और कैसे करेंगे, कहां पे मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, कहां पे मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल देके मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जांपल देके, जैसे मेरे पास दो क्वांटिटीज का मुझे मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास जैसे मैं एडिशन करता था, अब मुझे ए और बी का मल्टीप्लाई करना। मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बी को रेजोल्यूट करो। ये आपके पास बी का यहां पे कंपोनेंट बी कॉस थीटा एंड दिस इज द बी साइन थीटा। क्लियर? क्लियर? बी कॉस थीटा एंड बाय बी साइन थीटा। और आपने ए और बी का मल्टीप्लाई किया, आपने ए और बी का मल्टीप्लाई किया, लेकिन आंसर आपको ए बी कॉस, यानी यहां पर इफेक्टिव कंपोनेंट जो थे, क्या बताए, यहां पे इफेक्टिव कंपोनेंट जो थे, इफेक्टिव कंपोनेंट थे, दोनों के कंपोनेंट वो पैरेलल वाले थे। जो इफेक्टिव कंपोनेंट थे वो पैरेलल वाले थे, तब रिजल्ट निकल के आया, इस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट नाम रखा जाएगा, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपने बोला ये आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स एक्सर्ट किया, दैट इज एफ, और बॉडी मूव करके यहां तक पहुंचती है। कितना डिस्प्लेसमेंट लेती है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बन रहा था, थीटा। क्लियर? मेरे लिए ये इंटरप्रेट करना कि यार कौन सा पार्ट ओके, डन। तो आपने देखा कि ये फोर्स है एफ, और अगर आप देखें तो बॉडी यहां पे मूव करके यहां पे आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट एक्स, एफ का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये,
है ना, दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या है, डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स की वजह से हो रहे हैं, तो आपको पता है एफ कॉस थीटा। तो यहां पे वर्क अगर कैलकुलेट किया जाए तो एफ एक्स कॉस थीटा आएगा। तो यहां पे आपने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया, पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जब इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, जब आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और वो वैल्यूज आप मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं जो आपस में पैरेलल वाली हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या नाम दे देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें और, कि जब आप दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जो नई क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है, पता होगा आप लोगों को। स्केलर, तो इसका मतलब वर्क कैसी है, स्केलर। इस वजह से इस प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी पड़ा। आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एक क्वांटिटी का मल्टीप्लाई ऐसे करें या फिर बी डॉट ए करें, बात एक ही है। तो ए डॉट बी डॉट सी करें या फिर ए डॉट सी डॉट बी करें या फिर बी डॉट सी डॉट ए करें, ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपके पास बराबर ही मिलता है। यानी अगर आपके पास ए प्लस ऑफ बी वेक्टर है और आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी करते हैं तो आप इसे सिंपल ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, डन। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट क्लियर। वहीं पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा और। आपको पता है कि आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या है ये, अगर आप आई डॉट आई करते हो तो मॉड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, नहीं 1 आंसर। जे डॉट जे करते हो तो कितना मिलता है 1, के डॉट के करते हो तो कितना मिलता है 1। लेकिन आई डॉट जे करोगे तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस 90 कॉस 90 0 होता है, तो आपके पास 0। जे डॉट के कितना आता है, 0 आता है। के डॉट आई कितना मिलता है, 0 ही मिलता है। तो आपने ध्यान में रखना होगा कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करें तो डॉट प्रोडक्ट में इफेक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इफेक्टिव कंपोनेंट पैरेलल वाले होते हैं। परपेंडिकुलर में वो आंसर 0 मिल जाता है। एफ साइन थीटा का अगर मल्टीप्लाई, क्या एफ साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर डिस्प्लेसमेंट से करोगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी, क्योंकि एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। डन। इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट में जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास सिंपल भाई कि ए, जब आप दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करने जाए, मेरे पास एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, ए क्रॉस बी। मैंने बोला अगर आप इसका बी का रेजोल्यूशन करें, दैट इज बी कॉस थीटा एंड दिस इज बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट करें लेकिन इफेक्टिव कंपोनेंट ए बी साइन थीटा आप लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी दैट्स मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। यानी इफेक्टिव कंपोनेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं, क्या बोला, इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, तो उस केस के प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट नाम देते हैं। क्लियर। यानी अगर मैं आई डॉट आई करता हूं, आई क्रॉस आई करता हूं, तो दैट इज आई साइन 0, साइन 0 होता है, तो जे डॉट जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप आई डॉट क्रॉस जे करते हो तो आई जे कॉस साइन 90 कितना होता है 1, दैट इज 1। जे क्रॉस के करते हो तब भी आपको 1 मिलता है, और के क्रॉस आई करते हो तब भी आपको 1 ही मिलता है। डन। क्लियर। तो इफेक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर वाले। इसके अलावा जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी है ए, दैट इज A1 आई प्लस B1 J प्लस C1 K, और एक क्वांटिटी है B, दैट इज A2 आई प्लस ऑफ B2 J प्लस ऑफ C2 K, और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आप इसकी मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स, यहां पे I ले लो, यहां पे J ले लो और यहां पे K ले लो। दिस इज A1 B1 और C1, यहां पे A2 B2 और C2। आपने एक मैट्रिक्स बना ली। क्लियर। मैट्रिक्स बना ली।
आप i को बाहर करते हैं तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी b1c2 माइनस b2c1 माइनस ऑफ j वेक्टर लेते हैं तो ये आपके पास रो एंड कॉलम डिलीट, ये आपके पास रो और कॉलम डिलीट कर दिया आपने, तो a1c2 माइनस a2c1 और प्लस अगर आप k वेक्टर लेते हैं तो k में ये डिलीटेड यानी a1b2 a1b2 माइनस ऑफ a2b1, ये आपके पास a क्रॉस b मिल जा रहा है। और आप ध्यान से देखो i j k के टर्म्स में है, इसका मतलब जब आप a क्रॉस b करते हैं, क्या करते हैं बेटा, a क्रॉस b करते हैं, तो आपको जो नई क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है वो c शुड बी परपेंडिकुलर टू द a एंड c शुड बी परपेंडिकुलर टू b ऑल्सो, यानी वो a और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, a और b के परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू द a एंड b बोथ। क्लियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट करते ही कहते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाले लिए जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में रखना होगा a क्रॉस b से आपको ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर, इसी वजह से आप इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? अगर आप जो सी की डायरेक्शन को देखना चाहते हो तो आपके पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर आपके पास ये है, और आपने ए क्रॉस बी किया तो आपको जो सी वेक्टर मिलेगा, सी वेक्टर आपको परपेंडिकुलर, यानी आपने फिंगर्स को आई से ए से बी की तरफ फोल्ड करना, तो ए, तो थंब रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ सी, तो सी अब ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? डन? लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है इन डायरेक्ट डायरेक्शन। एक्चुअली ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा आपके पास अगर कभी लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी विच इज नॉट इज इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी, आप उसे इक्वल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, कहीं ना कहीं फॉलो अप में नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ बेसिक से रूल्स जो आपने ध्यान में रखने हैं, थोड़ी सी एनालिसिस, बेसिक सी बातें, छोटी छोटी सी बातें, इन्हीं बातों के बिहाफ पे क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, कब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, कब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब हम डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो मेरे पास अगर एक क्वांटिटी है a, दैट इज a1i प्लस b1j प्लस c1k, और एक क्वांटिटी b दैट इज a2i प्लस ऑफ b2j प्लस ऑफ c2k, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी a डॉट b फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल आई वाले, जे वाले, के वाले, यानी a1 a2 प्लस ऑफ b1 b2 प्लस ऑफ c1 c2, ये मेरे पास आंसर मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, बस इतनी सी बात। डन? तो मैंने बोला था कि आज का दिन केवल वेक्टर 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 वेक्टर, छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। एक ब्रीफ सा एनालिसिस आपको ये 1-1.5 घंटे पूरी मदद करेंगे, कंप्लीट हेल्प करेंगे आपके उसको ऑर्गेनाइज करने में। डन? क्लियर है? डन। मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, क्या लिखा है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। यार ये क्वेश्चन अभी पिछले दिया था, लेकिन अभी यहां पे इसको होना चाहिए था। एक्चुअली यहां पे लिखा है, तो मेरे जो कंप्यूटर जी हैं उन्होंने सही जगह इसको प्लेस कर दिया है। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो ए बी साइन थीटा होती है। √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट। आपको पता है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। क्लियर? ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अगर यहां पे ए ले लूं और यहां पे बी ले लूं और मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, तो ए क्रॉस बी, इसका मतलब आप कहां पे आ गए, परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी। प्लीज ध्यान से देखो, आपके पास ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो आपको एक नई वेक्टर मिल जाएगी।
और नई वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द ए है, एंड जो नई वेक्टर वो परपेंडिकुलर बी भी है, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं, इतनी सी बात बता दो, है ना। और सी की डायरेक्शन क्या होगी, अपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ फोल्ड करो तो फिंगर कहां पे आएगी, सी वेक्टर ये। अब मैं सी वेक्टर का मल्टीप्लाई, यानी सी वेक्टर का मल्टीप्लाई, इसको हम सी मान ले, क्लियर। मैं इसको क्या मान लूं, इसको सी वेक्टर मान लूं। अब ए डॉट सी करूं तो ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मेरे पास क्या आएगा, ए सी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। तो आंसर इज जीरो। यानी दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। दैट कैन बी बी क्रॉस सी डॉट ए इज ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ध्यान में क्या रखनी, कैलकुलेशन है, बी क्रॉस ए एक नई वेक्टर, वो नई वेक्टर ए के साथ 90 डिग्री बनाएगी, डॉट प्रोडक्ट कॉस 90 मतलब जीरो। क्लियर है, डन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपको मदद करती है डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। डायरेक्शन फाइंड आउट करने में कैसे मदद करती है, आप देखो, जैसे मेरे पास ये है y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस। एक वेक्टर है मेरे पास ये, दिस इज ए वेक्टर, जिसने x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रखा है। ठीक है, वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck। तो इसका कॉस अल्फा यानी x कॉस अल्फा कितना होगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। यानी एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दैट इज बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रख लेने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कॉस गामा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस दैट इज सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं आप इनको, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल फाइंड आउट करना है, कर लो। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल फाइंड आउट करना है, कर लो। डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करो। तो आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहां से आप कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा आपके पास आएगा ए डॉट बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्लियर है, ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। कुछ स्पेशल पॉइंट जैसे डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर दो वेक्टर पैरेलल है, when two of the vectors are parallel to each other, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। when two of vectors perpendicular to each other, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर, डन है। लिखा इफ अ वेक्टर इज दिस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। कर दो, 2 4 8, 3 चौको 12 और 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। 8 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 अपॉन 8। 4 से 4 पंचे 20, 4 2 8, यानी अल्फा की वैल्यू -5/2 आ गई। यार ये कैसे आ गई, मेरा तो आंसर इससे मैच ही नहीं कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना चाहिए। 2 चौको 8 यानी 2 4 जा 8। ना 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 ना, गलती कर दी ना, मिस्टेक कर दी ना भाई, कर दी मिस्टेक। आई का आई के साथ यानी 4 2 जा 8, जे का जे के साथ 3 4 जा 12, है ना। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, है ना। और 8 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना था 8 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20। यार अल्फा इज इक्वल टू -20/8 कितना आ जाएगा, 4 5 जा एंड 4 2 जा, यानी -5/2 इज राइट आंसर। -5/2 होना चाहिए। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है मिस्टेक दिखाई दे रहा है। या तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है।
तो एक चीज इसमें राइट आपने करनी है, देख लो आप, बहुत ही बेसिक सी बात है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन बनती तो मैं आप इस टाइप से क्वेश्चन हैंडल करूंगा। इसके अलावा वेक्टर का एक लॉ और देखने को मिलता है जिसको आप लामीज थ्योरम कहते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, ज्यादा समय यहां पे व्यतीत करने वाले नहीं है। लामीज थ्योरम क्या कहती है? लामीज थ्योरम कहती है कि व्हेन थ्री फोर्सेस, व्हेन थ्री वेक्टर्स, या फोर्स के बारे में देख लेते हैं, फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट and the point is in equilibrium, the point object is in equilibrium, point object is in equilibrium, equilibrium, अगर वो equilibrium में है, ठीक है, कैसा? ये पॉइंट है, इस पे एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है F1, ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3, ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। तो लॉ क्या कहता है? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन क्या कहती है? F1 वेक्टर अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 वेक्टर अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 वेक्टर अपॉन साइन गामा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इसे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की जगह यूज कर पाते हैं जब ये, लेकिन एप्लीकेबल कब है? जब आप तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार देखो, ये 1 से 1.5 घंटे आपके वेक्टर को ऐसा फोड़ के रख देंगे यार, फोड़ के रख देंगे यार, मतलब सारी बातें इस टॉपिक में क्लियर हो गई, सारी बातें, हर वो बात, हर वो छोटी बात जो रिक्वायर्ड थी वेक्टर के लिए, वो मैंने सारा कुछ यहां पे डिलीवर कर लिया, ठीक है। हाँ, हो सकता है क्वेश्चंस और ज्यादा करने पड़े, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए एक थ्योरेटिकल एनालिसिस जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने यहां पे कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट कल। आपको पता है 6th डे, मिलना यहीं पे, मिलना यहीं पे। टाइम कितना है? डिफाइंड है 9 o'clock, 9 o'clock, 9 o'clock। थैंक यू सो मच।